हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभासीज क्लासेस। मैं हूं गुनीत कौर और आज आपके लिए लेके आई हूं रियल नंबर, जो हमने पहली अपनी लास्ट वीडियो में जिसके हमने छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े थे उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, जो भी मेरी वीडियो है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन NCERT बुक के ऊपर है। वहीं से क्वेश्चंस ली हैं, उसी के बिहाफ पे कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस ले रही हूँ जिसको आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को सिंपली सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं अपने पहले टॉपिक से। कल हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने बात करी थी फैक्टर्स की। तो मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। हमने अपनी लाइफ में दो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़ी हैं, बट हमने कभी एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। तो मैं क्या इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, पर कैसे, क्या फ़र्क है दोनों में? कभी सोचा है इस बात को? नहीं सोचा ना। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास कोई नंबर है, लेट अस सपोज 24। तो 24 हमारे पास क्या है? एक नंबर है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं? तो मेरे को इसके फैक्टर्स बनाने। फैक्टर मीन्स कि हम इसको क्या कैसे मल्टीप्लाई करें या क्या कैसे सॉल्व करें। अब मैं जैसे अपना एक ट्री के हिसाब से बताती हूँ, जिसे हम फैक्टर ट्री कहते हैं। तो मेरे पास इसके दो मल्टीपल्स क्या आएंगे, 2 एंड 12। तो मैं क्या फर्दर 12 को सॉल्व कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं आगे 12 को भी सॉल्व कर सकती हूँ, दैट इज़ 2 एंड 6। अब मैं क्या फर्दर 6 को भी सॉल्व कर सकती हूँ? बिल्कुल जी हाँ, मैं 6 को भी सॉल्व कर सकती हूँ। 6 के फैक्टर्स 2 एंड 3। तो मैं बात करूँ, मेरे पास इस फैक्टर ट्री के हिसाब से मेरे पास फैक्टर्स क्या बने 24 के? तो 24 के फैक्टर बने 2, 3, 6, 12। क्या फैक्टर्स आ गए? 2, 3, 6, 12। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो बेसिक फैक्टर्स हमारे पास ये हुए। नाउ व्हाट अबाउट मल्टीपल? मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल, लेट अस से कोई भी नंबर, लेट अस सपोज वी हैव 7 मेरे पास कोई मल्टीपल है, तो मुझे इस नंबर का मल्टीपल चाहिए। जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। तो ये क्या है? ये हमारे मल्टीपल्स हैं। तो हम किसी भी चीज़ की बात करें मल्टीपल की, तो उसका मतलब क्या है? 7, 14, 21, 7 4 ज़ा 28। तो ये हमारे पास क्या आ गए? मल्टीपल्स आ गए। एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। हम कितने भी नंबर तक किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल सकते हैं। हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं। हम 4 की मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास मल्टीपल्स आ गए। सिमिलरली हम फैक्टर किसी का भी निकाल सकते हैं। हम किसी भी नंबर को लेके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। हम किस नंबर का फैक्टर निकालें? हम कोई और नंबर ले लेते हैं। लेट अस से वी कैन टेक अ नंबर 56 हमारे पास एक नंबर है। हमें भी इसकी फैक्टर ट्री बनाना है। अब फैक्टर ट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वही सिंपल सा मेथड, फैक्टर 2 एंड अब इसका फैक्टर क्या बनेगा? 28। अब 28 के फैक्टर 2, 14 का फैक्टर 2, 7। अब 7 को हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ये क्या है? हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? ये अपने से 1 से या अपने नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, हमारे पास उसके फैक्टर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बात ख़त्म हो गई। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2, 7, 14, 28। तो 56 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2, 7, 14, 28। ये हमारे पास 56 के फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारे पास पहली चीज़ आती है जो हमने फैक्टराइजेशन में बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से सीखनी है कि फैक्टर्स और मल्टीपल में
क्या डिफरेंस है। अब समझ आ गया होगा सबको कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल में क्या डिफरेंस आता है। तो ये हमारा पहला एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है। अब इसके बिहाफ पे हम 2-4 क्वेश्चंस करके देखते हैं जो हमारी बुक में अवेलेबल है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्वेश्चन कंसेप्ट में नहीं आता, हम इसके हिसाब से एक ट्राई मार लेते हैं, कोई क्वेश्चन एक करके देखते हैं क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक नंबर लेते हैं 2, 3, 4, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आराम से हम 2, 3, 4 को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका पहला फैक्टर क्या बनेगा? 2 and 1, 1, 7। तो हमारे पास ये एक फैक्टर आ गया 117। अब 117 के बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 39 आ गया। इसका नेक्स्ट 39 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 3 and 13। क्या हम इसके आगे जा सकते हैं? क्या हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो मेरे पास कितने फैक्टर्स आते हैं? पहला फैक्टर मेरे पास क्या आता है? 2, 3, 13, 39, 117 एंड 234 के हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए? ये 5 फैक्टर्स आ गए। तो बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज़ के फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 इंटू 39 इंटू 117। तो ये हमारे पास क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ये हमारे इसके फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। हमारी बुक में जो सेकंड एग्जाम्पल आता है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने कल इस चीज़ को पढ़ा था, कल लास्ट हमारी वीडियो में था कि एलसीएम एंड एचसीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने बचपन में सॉल्व करना सीखा था कि एलसीएम एंड एचसीएफ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए कि हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज़ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 and 144, दैट इज़ 144। तो हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो क्या हम 90 का एचसीएफ निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आराम से। क्या निकलेगा? 2, 45। अब 45 3 की टेबल पे 3 5 जा अगेन 3 5 जा एंड 5 1। तो मेरे पास क्या फैक्टर्स बने? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब नेक्स्ट इज 144। बिल्कुल हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 72 2 36 2 18 2 9 3 एंड 3 1। तो मेरे पास इसके क्या फैक्टर्स आ गए? 2 की पावर 4 एंड 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास 2 फैक्टर्स बन गए। अब मेरे को इसमें से एचसीएफ इज़ बेसिकली व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 2 नंबर हैं, उन 2 नंबर में से मेरे को अपना कॉमन फैक्टर निकालना है कि क्या नंबर जो मेरे दोनों में ईजिली अवेलेबल है। तो लेट अस से कि यहाँ पे इन दोनों की पावर सबसे छोटी क्या है? एचसीएफ में वही सबसे कॉमन चीज़ आएगी, दैट इज़ 2 की पावर 1, दोनों में कॉमन है। और नेक्स्ट 3 के में क्या है? स्क्वायर। तो 2 इंटू 9 9 2 जा 18। तो 18 विल बी माई एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया? 18। तो 18 हमारा एचसीएफ हो गया। लेट अस से व्हाट इज़ द एलसीएम फॉर दिस। अब हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे? तो एलसीएम के लिए मुझे अब एक पूरा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा ही डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? सबसे छोटी पावर। हमने यहाँ पे क्या लिया? इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला? सबसे छोटी पावर। इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला? सबसे छोटी पावर। एंड 5 को छोड़ दिया क्योंकि वो दोनों में कॉमन नहीं है। अब बेसिकली एलसीएम में क्या करेंगे? एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हम इस चीज़ को अब हाईएस्ट पावर को लेके चलेंगे। तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 4
3 का स्क्वायर एंड 5। हम यहाँ पे अब 5 को नहीं छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें उसको अपने उसमें ऐड ऑन करके चलना है। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 4 विल बी 16, 3 स्क्वायर इज़ 9 इंटू 5। क्या हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 720। तो LCM विल बी 720 एंड LCM HCF इज़ 18 एंड LCM इज़ 720। तो यहाँ पे हमारे आंसर में आता है LCM 720 और HCF 18। सिंपल, ये हमने बचपन में किया था एंड बहुत इजीली हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब आगे चलते हैं, क्या अब हम इसको एक सिंपल पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या है वो मेथड? अगर हमारे पास कोई 2 चीज़ें दे रखी हों, हम तीसरी को निकालने, तो मुझे इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, मुझे ये सब चीज़ें ना करनी पड़े। जो मेरा अर्थमेटिक का फॉर्मूला है, मैं उसको सॉल्व करके उसको यूज़ करके क्या मैं ये ले आ सकती हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आ सकती हूँ। कैसे? फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो मैं कहती हूँ मैंने HCF तो निकाल लिया, या मेरे को किसी क्वेश्चन में HCF तो दे रखा है, तो मेरे पास 2 नंबर क्या है, 90 एंड 144। और अब मेरे पास HCF क्या है, 18, मैंने निकाल लिया। क्या मैं यहाँ से LCM निकाल सकती हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? लेट अस सी कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई 144 अपॉन 18 इक्वल्स टू LCM। तो मेरे को इसे सॉल्व करके LCM आ जाएगा। सी, मेरे पास एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, वही आंसर यहाँ पे निकल के आता है। मेरा LCM 720 निकल आया। सिंपली हमारे को कोई भी चीज़ दे रखी हो तो हम उसको फॉर्मूले में पुटअप करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कोई है जो मेरे साथ इसका थर्ड पार्ट करने को सॉल्व करने के लिए है? राजी, हम इसमें अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलग अलग टॉपिक को लेके चलते हुए। अब हमारे पास कोई इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो अभी तक तो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स तो पढ़ी नहीं, अभी तक तो हम सिंपल चल रहे थे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई डिफ़िकल्टी आती है, कुछ अलग क्वेश्चन आता है, कुछ सेम क्वेश्चन आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका पार्ट सेम ही होता है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू जो हमारा NCERT का क्वेश्चन है। आई विल रीड आउट क्वेश्चन फॉर यू। अब आपको इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है। तो देयर इज़ अ सर्कुलर पार्ट अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स। तो प्रिया कितने मिनट ले रही है? एक लड़की है प्रिया जो 18 मिनट्स लगा रही है और पार्क का चक्कर लगा रही है। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवीश टेक 12 मिनट। और वही पार्क का एक राउंड दूसरा बंदा मार रहा है, वो मार रहा है 12 मिनट्स में। तो ये है प्रिया और ये है रवीश। रवीश ने 12 मिनट में और प्रिया ने 18 मिनट लगाए। तो लड़का और लड़की में फ़र्क तो कुछ होगा ना, ऑब्वियसली कोई ना कोई डिफरेंस तो आएगा। हो सकता है लड़का जल्दी भाग रहा हो क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत है। नेक्स्ट इज सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम पोजीशन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्ट्रेट पॉइंट। अब वो दोनों कब, कहाँ, कैसे इकट्ठे मिलेंगे? तो क्या करें अब हमें क्या निकालना है? हमारे पास 2 नंबर आ गए। उसने हमसे क्या कहा है, दोनों का एग्जैक्ट पॉइंट बताना है, टाइम बताना है कि कहाँ पे मीटअप करेंगे, कितनी देर बाद आएंगे। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हमें LCM निकालना है, बिकॉज वो हमारे को दोनों का सम अप कह रहा है। सम अप करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 को सॉल्व करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे और ईज़िली निकाल लेंगे। तो 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे
और 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे। तो 18 इज़ 3 इंटू 3 9, 9 2 ज़ा 18, तो 3 स्क्वायर इंटू 2। सिंपली 12 का फैक्टर क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो हाईएस्ट कॉमन नंबर इज़ 3 एंड हाईएस्ट कॉमन नंबर इज़ 2 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 9 एंड 2 इंटू 2 4, तो ये क्या आ गया 36। दैट इज़ आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट अ सेम पॉइंट। जहाँ से हमने तो सर्कल स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे हम आफ्टर 36 मिनट मतलब आधे घंटे बाद दोनों मीटअप करेंगे। कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दी, 1 घंटा। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट पे मूव करें तो हमारे पास क्या आता है, हमने कल कॉमन फैक्टर्स की बात करी थी। अब हमारे पास एक चीज़ आती है दैट इज़ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो हम किसी भी चीज़ को रैशनल और इरैशनल कैसे प्रूव कर रहे हैं हम उसको पढ़ते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और हमें एज इट इज़ ही याद करना है। जैसा हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है हमें उसे वैसे ही रिकॉग्नाइज करना है। हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। सी √3 वो क्या कह रहा है, क्या ये √3 रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है। हमें दिख तो रहा है रैशनल नंबर बट हम नहीं कुछ कह सकते। हम पहले अपनी बात को प्रूफ करते हैं कि ये कैसे रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है। तो सबसे पहली चीज़ हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि √3 इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम √3 इज़ अ रैशनल नंबर। देन वी हैव 2 इंटीजर्स। हम a और b को 2 इंटीजर्स लेते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम रैशनल ले रहे हैं तो रैशनल को हमने पढ़ा था वो किस फॉर्म में आता है, p अपॉन q की फॉर्म में आता है। तो हम यहाँ पे p अपॉन q की फॉर्म ले सकते हैं दैट इज़ √3 इज इक्वल्स टू p अपॉन q। ऑब्वियसली ये इस फॉर्म में होगा, कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो है। तो अब इसके पास 2 फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से 2 फैक्टर्स आ गए, p एंड q आर दी फैक्टर्स। तो सपोज करते हैं p और q यहाँ का क्या है, फैक्टर है। जब p और q हमारा फैक्टर है तो इन दोनों की भी कोई कॉमन चीज़ होगी। अब हम क्या p और q का कॉमन कैसे निकालें, तो हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ प्राइम नंबर। p और हमने प्राइम नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर में क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ के 2 प्राइम होते हैं, किसी भी एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब हुआ कि एक 1 और दूसरा उसका वही नंबर। लेट अस से कि हम p का प्राइम फैक्टर निकालें। p हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो p का प्राइम नंबर निकालने से फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक p इटसेल्फ एंड 1। सिमिलरली विथ q भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो उसके साथ हमारे पास क्या बनेगा, एक q इटसेल्फ एंड 1। तो यहाँ पे मेरा कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, 1। यहाँ पे मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हमारा क्या है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखना सीखते हैं। कैसे लिखेंगे, लेट अस सपोज p एंड q का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। देन वी कैन डिवाइड इट बाय द कॉमन फैक्टर। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कॉमन फैक्टर से दैट इज़ p अपॉन q। अब हम q को इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q √3 इज इक्वल्स टू p। इज इट पॉसिबल, yes it's possible। नाउ वी विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर विल बी 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो दिस विल बी द फॉर्मेशन। नाउ इफ वी से लेट अस से कि 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p विल बी इक्वल्स टू एनी अनदर वैल्यू, लेट अस सपोज c। तो c हम इसकी जगह c सपोज कर लेते हैं। तो 3q को हम किसकी जगह सपोज करते हैं, c की जगह। c की जगह जब सपोज करते हैं तो हमारे पास एक और फैक्टर निकल के आता है दैट इज़ p इज इक्वल्स टू 3c। एक और फैक्टर निकल आया, c भी हमारे पास क्या हो गया, एक कॉमन नंबर हो गया, कोई इंटीजर हो गया
जो उसे डिविजिबल करके हम सॉल्व करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को एंड सॉल्व करके पुट करते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जब डिविजिबल होता है किसी भी नंबर से, अब सी 3 मेरा p से डिविजिबल है, 3 मेरा c से डिविजिबल है, ये 3 मेरा p q से डिविजिबल है। तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ जब ये मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, जब उसमें एटलीस्ट 3 क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा। बट यहाँ पे तो वो कॉमन फैक्टर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। तो दिस इज़ आर कॉन्ट्राडिक्टरी एजम्पशन। इसलिए हम लास्ट में इसमें लिखेंगे द सपोजिशन विच वी सपोज्ड अर्लियर दैट वाज कॉन्ट्राडिक्टरी। हमारी सारी बातों को वो गलत कर रही है, तो यहाँ पे ये हमारी एजम्पशन गलत हो जाएगी कि ये रैशनल नंबर है। सो दिस इज़ ए रैशनल नंबर, दिस इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। तो दिस वाज द topic which we discussed earlier. Now we have 2 or 3 questions related to this. We have to learn all the points that are written on the board, and then we are also having in the NCERT book. अब हम इस चीज़ के आगे बढ़ते हैं, इसको as it is याद करना प्लीज़, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा 3 और 5 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे हम इसको ईज़िली सॉल्व कर देते हैं और हमारे को क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है, आराम से लिखा जाता है और टाइम के साथ जल्दी लिखा जाता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हमारे पास रीअकरिंग वैल्यूज़, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि रीअकरिंग वैल्यूज़ क्या होती है। रीअकरिंग वैल्यूज़ इरेशनल नंबर में होती है जो बार बार डिवाइड करने पे वही रिपीटिशन पे आती है। तो हमने वो चीज़ वहाँ पढ़ी थी एंड ये हमारा टॉपिक लास्ट था। थैंक यू, आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। डू सब्सक्राइब माई चैनल, वी सी द वीडियोज़, लाइक एंड कमेंटेड। और नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेके आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।